हेलो एवरीवन, विजन क्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि हमने आरआरबी एनटीपीसी का एक सीरीज़ स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चंस भी देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क। रॉ सिल्क का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो यहाँ पे दिया गया है केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर है आपका कर्नाटक। कर्नाटक में बहुत ज़्यादा ही आपका रॉ सिल्क पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंडियन स्टेट वाज डिक्लेयर्ड ए कंप्लीट डिजिटल स्टेट। यहाँ पे जैसे कि डिजिटल इंडिया आप लोगों को पता होगा, बहुत ज़्यादा उसमें 2015 के बाद से डिजिटल इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रही है। ट्रांजैक्शंस भी आप लोगों को पता होगा, जैसे कि यूपीआई गवर्नमेंट का, हमारी इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनोवेशंस है। वैसे हमारे हर एक सेक्टर में डिजिटल का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्लीट डिजिटल स्टेट कौन सा है? यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इसमें से राइट आंसर आपका केरला होगा। केरला अचीव द डिस्टिंक्शंस ऑफ बीइंग द फर्स्ट डिजिटल स्टेट in the country having linked all villages in the state with the broadband connectivity under नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस का यहाँ पे बात बोला गया है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि जो विलेज एरिया है उस पे भी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस के द्वारा आपका कनेक्टिविटी का, वाईफाई कनेक्टिविटी का भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हिच अमॉन्ग द प्लैनेट इज ऑरेंज इन कलर विथ वाइट बैंड ऑन इट। अभी देखो, यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस ईयर का भी देखा है, पैटर्न का जो हमने एनालिसिस की है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा ये पाया गया है कि जो प्लैनेट का, सोलर सिस्टम का है, वो सोलर सिस्टम का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोगों का एक फोकस एरिया ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम होना चाहिए। तो वही से रिलेटेड एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि प्लैनेट में से किसको ऑरेंज कलर का प्लैनेट बोला जाता है, वाइट बैंड्स ऑन इट, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, वेनस। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका जुपिटर। बात करें अगर जुपिटर की, इसको लार्जेस्ट प्लैनेट भी बोला जाता है। उसके बाद ये एक जियान प्लैनेट है। जियान प्लैनेट मतलब 8 से बड़ा वाला जो भी प्लैनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका जियान प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर इसका कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स क्या क्या है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, फर्स्ट इज योर हाइड्रोजन, H2 गैस एंड हीलियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बहुत मात्रा में ये दोनों गैस पाया जाता है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस मैंने एक्स्ट्रा दे दिए हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि आपकी एग्जाम में ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं एमसीक्यूज में वही आएगा। कुछ हर एक टॉपिक में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये कवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following canal gets water from सतलेज एंड बियास रिवर्स इन इंडिया। मतलब बियास एंड सतलेज से कौन सा कैनल को, मतलब कैनल का पानी लिया जाता है? तो यहाँ पे बोला गया है कि बकिंघम कैनल, इंदिरा गांधी कैनल, सेठू कैनल, गंगा कैनल। तो अगर बात करें सतलेज एंड बियास, हमारा जो इंडिया है, इंडिया की जो आपका ये, अगर हम इंडिया का थोड़ा सा पोर्शन अगर हम ड्रॉ करके दिखाए, तो इंडिया में जो ये इस वाला पोर्शंस में, जैसे कि यहाँ पे इंडस ऐसे रिवर बह के ऐसे करके फिर इंडिया में जाके फिर चाइना में ऐसे मूव करता है ना। तो इसी का कुछ जो ट्रिब्यूटरीज है, उस ट्रिब्यूटरी में से एक है आपका रवि, है ना, बियास, झेलम, चेनाब, ये सब था, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? पंचनाद भी बोलते हैं। आप याद कीजिए लास्ट जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस की थी उसमें से भी हमने ये पढ़ा था। तो आपको ये सब तो देखना है ही रिवर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर ये भी देखना है कि किस कैनल के साथ कौन सा रिवर सिस्टम रिलेट होगा। तो ये यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होता है आपका ये इंदिरा गांधी कैनल होगा। ठीक है,
जो ब्यास और सतलेज इसके पानी को, जैसे कि कैनल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, रिवर होते हैं, ऐसे ऐसे रिवर होते हैं, उस रिवर में से पानी बह रही है, सपोज ये रिवर में से पानी बह रही है, तो क्या होता है कि एक जगह मान लो इधर है, ठीक है, एक जगह इधर है जिसमें इतना रेनफॉल नहीं होता, उसमें पानी का बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसा मैन मेड कैनल टाइप का बना देते हैं। कैसा? कुछ ऐसा कनेक्टिविटी टाइप कैनल टाइप बना देते हैं, ताकि इस पानी को जो हमने रिवर से पानी बह रहे हैं इसको इस डायरेक्शंस पे मूव करा पाए, और जहाँ पे पानी का लैकिंग है उस जगह में पानी पहुँचा पाए। तो ये जो कैनल सिस्टम है, इस कैनल सिस्टम जो कि इंदिरा गांधी कैनल यहाँ पे बोला गया है, इसका पानी मेनली कहाँ से लिया गया है? सतलेज एंड ब्यास से। सो ये जो हमने थियोरी वाला पोर्शन पढ़ा, कंसेप्ट वाला पोर्शन पढ़ा, ये भी ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। तो और एक बात यहाँ पे बोल दूँ, राजस्थान कैनल भी इसको बोला जाता है, और ये फैक्ट याद रखना, ये लॉन्गेस्ट कैनल है इंडिया का, एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किस रीज़न के लिए? स्पेसिफिकली राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, है ना, उस रीजन की इरिगेशन सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले ये मैंने एक मैप दे दिया है, मे बी स्क्रीन पे आप लोगों को इतना अच्छे से दिखाई नहीं देगा, फिर भी मैं बोल देती हूँ। जैसे कि ये भाखरा नंगाल डैम है, ठीक है, ये भाखरा नंगाल डैम है, ये तहरी डैम है, तहरी डैम है। जो तहरी डैम है इसको क्या बोला जाता है? हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाला डैम। क्या है ये? हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड का डैम है ये इंडिया में, ठीक है। बात करें अगर ये भाखरा नंगल की, भाखरा नंगल इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। क्या है ये? इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हीराकुंड डैम, ये याद रखिएगा। हीराकुंड डैम की बात करें, ये हीराकुंड प्रोजेक्ट है, एक हीराकुंड डैम है। फिर नागार्जुन सागर डैम जो आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में पड़ता है। तो ऐसे ऐसे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट सा डैम है जिसको आपको याद रख के चलना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड कलर ऑफ द रेड सी। रेड सी का जो रेड कलर है इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ये प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है रेड सी का रेड कलर क्यों होता है? मॉस के वजह से, बैक्टीरिया, एल्गे एंड फंगी, इनमें से कौन सा रीजन होगा? तो हम बात करें अगर रेड सी की, पहले हम रेड सी का लोकेशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो रेड सी की बात करें अगर, ये आपका रेड सी है, ठीक है, ये आपका रेड सी है। रेड सी हमारा जो इंडिया है, इस डायरेक्शंस में इंडिया है, इंडिया के एक्चुअली वेस्टर्न पोर्शन में पड़ते हैं। ये हमारा मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो है उसमें से पड़ते हैं, जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन, ये सब बाउंड्री कंट्रीज है। बात करें अगर रेड सी की, तो ये रेड सी क्या है कि हमारा जो एक मैन मेड कैनल था, सुएज कैनल, ठीक है, ये जो सुएज कैनल है, ये सुएज कैनल इन रेड सी और आपका जो मेडिटेरियन सी है, इन दोनों के बीच में एक मैन मेड कैनल है जिसको बनाया गया था इन ऑर्डर टू कनेक्ट द मिडिल ईस्ट अलॉन्ग विद द मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। ये सब ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करके जाइएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन है कि रेड सी का जो एडजेसेंट कंट्री, मतलब जो भी आपका रेड सी का बाउंड्री कंट्री है, तो इसमें बोले अगर सऊदी अरबिया होगा, जॉर्डन है ना, इजराइल आएगा, देन इजिप्ट, फिर सूडान, इरिट्रिया, येमेन ऑल्सो, ये सब आपका रेड सी का बॉर्डर कंट्री होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, सिंस इट इज रिगार्डिंग लोकेशंस के बारे में पूछा गया, मतलब लोकेशन से मतलब रेड सी के बारे में पूछा गया है, इसलिए मैंने ज्योग्राफी में क्वेश्चन लिया है, पर क्वेश्चन समथिंग रिगार्डिंग बायोलॉजी का है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका एल्गे, एल्गे होगा। एक्चुअली यहाँ पे अगर बात करें तो ओरिजिनली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब इसका डेथ हो जाता है, इसका जब डेथ हो जाता है उसके बाद इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई रेड सी
रेड इन कलर, ठीक है। उसका रेड कलर का रीजन एक्चुअली एल्गे है। याद रखना ओरिजिनली एल्गे का कलर रेड नहीं होता, उसके डेथ हो जाने के बाद ये कलर रेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल जोन्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितना बायोजियोग्राफिकल जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 4, 6, 10, इसमें से राइट आंसर आपका 10 होगा। अगर बात करें बायोजियोग्राफिकल जोन्स के बारे में, यहाँ पे बोला गया है बाय डेफिनेशन इट इज एन एरिया ऑफ एनिमल एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशंस हैविंग सिमिलर और शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू आउट। मतलब एक जगह में आप सपोज मान के चलो ये जगह है, इस जगह में जो भी एनिमल प्लांट्स जो भी पाया जाता है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का ही पाया जाता है। मतलब इसी एरिया में पर्टिकुलरली इस एरिया में वो पर्टिकुलर स्पेसिस पाया जाता है, वो बाकी एरिया में इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ एंडेमिक्स जैसा है। तो ये आपका बायोजियोग्राफिकल जोन है। यहाँ पे इंडिया का बायोजियोग्राफिकल जोन बोले, इसमें देखो एक बात मैं बोल के रखती हूँ यहाँ पे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियसली ये पूछा गया है कि कितना है, इस बार ये भी पूछ सकता है कि आपका नाम बताओ इनमें से कौन सा बायोजियोग्राफिकल जोन नहीं है या तो फिर है, ऐसा वाला क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ट्रांस हिमालय रीजन ये है, फिर हिमालय वाला रीजन जैसे कि ये अभी देखो ट्रांस हिमालय लद्दाख वाला एरिया पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एज वेल। सेकेंड आपका जो हिमालय रीजन होता है उसमें हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू कश्मीर आता है। अगर आपने मैप बहुत अच्छे से याद रखे हो, स्टेट का पोजीशन लोकेशन अच्छे से पता हो तो बढ़िया से यह याद करने में इजी रह जाएगा। डेजर्ट एरिया ऑफ कोर्स वेस्टर्न पोर्शन ऑफ राजस्थान डेजर्ट है। उसके बाद अगर सेमी एरिड की बात करें तो आपका ईस्टर्न पोर्शन ऑफ राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, ये सब आपका क्या है सेमी एरिड एरिया। डेजर्ट एंड सेमी एरिड याद रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है। डेजर्ट में एकदम ही रेनफॉल नहीं होता, सेमी एरिड में थोड़ा थोड़ा कभी कभी रेनफॉल हो जाता है और थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी भी पाया जाता है, पर डेजर्ट में कंप्लीटली ये सब नहीं होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद बात करें अगर वेस्टर्न घाट आपका ये वाला पोर्शन है। जिसने भी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से पढ़े हो ये याद रखने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ये वेस्टर्न घाट। उसके बाद डेक्कन प्लेटू आपका ये कंप्लीट एरिया ग्रीन वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है, मैं थोड़ा सा इसको रेड से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो, ये वाला पोर्शन, ठीक है। 6 डेक्कन प्लेटू। उसके बाद आपका हो गया गंगेटिक प्लेन अगर बात करें, गंगा जिस तरह से फ्लो होगा वही गंगेटिक प्लेन होगा। उसमें से क्या आ जाएगा आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से भी निकल के होगा, ऐसे क्रॉस होगा, है ना। उसके बाद आपका कोस्टल प्लेन में आपका क्या होता है, जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, गोवा क्या है कोस्टल एरिया है। वैसे आपका उड़ीसा का कोस्ट है ना, आपका आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है। तो ये सब कोस्टल एरिया होगा जो एकदम एडजेसेंट टू किसके हो जाएंगे, जो हमारा ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है और अरबिक ओशन है, उसका एडजेसेंट एरिया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, सभी को नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को बहुत अच्छे से पता होगा, ये पूरा का पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। उसके बाद बोला गया है आइलैंड, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये आपका पड़ जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा बायोजियोग्राफिक जोन है। यहाँ पे जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स पाया जाता है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रहता है, पर वो स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर एरिया होता है, ठीक है। जैसे कि बात करें अगर एक मैं यहाँ से एक बात बोलती हूँ, यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे भी 2 लिखा गया है, यहाँ पे भी 2 लिखा गया है। मतलब बोला गया है कि जम्मू कश्मीर और जो ये हिमाचल वाला एरिया है ना, वो आपका अरुणाचल के साथ सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि वहाँ पे जो भी प्लांट पाया जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो एक्चुअली दोनों में पाया जाता है सेम तरह के एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब सेम तरह की वेजिटेशंस पाया जाता है। तो अगर ये भी देखो इसको एक्चुअली पार्ट 2 में ही उसको क्लासिफाई किया गया है, तो वैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, ठीक है। और कमेंट सेक्शंस में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोएसेला इज ए पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, कौन से इंडियन स्टेट में से ये गोएसेला पास है। बात करें अगर पास का मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया था, माउंटेन है, माउंटेन रेंजेस के बीच में ऐसे छोटा सा ऐसा पाथ होगा जिसमें से क्या कर सकते हैं आप क्रॉस कर सकते हो एक
एरिया से दूसरे एरिया तक, मतलब छोटा सा स्मॉल पाथ इन बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज माउंटेन पासेस। ठीक है, माउंटेन पासेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा इंडिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है, सिक्किम वाला एरिया है, अरुणाचल वाला एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, माउंटेन पासेस पाया जाता है। तो ये याद रखना। यहाँ पे पूछा गया गौशाला पास कहाँ पाया जाएगा, इसका आंसर होगा सिक्किम। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैप लगा दिया है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि बुजील पास है, जोजिला पास है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पासेस होगा। देन खारडुंगला पास है आपका, फिर पीर पंजल, ये खारडुंगला पास है, पीर पंजल पास, बनिहाल पास। तो इसका लोकेशंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे पीर पंजल जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जोजिला अगेन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में पड़ता है। तो ये सब पासेस आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे देखो एक बात मैं बोलती हूँ, यहाँ पे नाथुला पास, ठीक है, नाथुला एंड जेलेपला जो पास है, ये देखो यहाँ पे पासेस में ना ला बहुत लगाते हैं, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ला बहुत लगेगा। ठीक है, तो आपका ये नाथुला और जेलेपला ये कहाँ का है, सिक्किम का एरिया वाला, सिक्किम वाला पोर्शंस में आएगा। बोमदिला आप लोगों ने सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट के जो भी बच्चे होंगे बोमदिला पास के बारे में सुने ही होंगे, तो ये आपकी अरुणाचल में पड़ेगा। तो ये सब थोड़ा आप लोगों को मैंने दे दिया है। इस वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से ये चार्ट बहुत अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्टार्स प्राइमरीली मेड ऑफ, मतलब स्टार्स प्राइमरीली कैसे बनते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से बना जाता है ना, ये पूछा गया है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऑक्सीजन एंड हीलियम। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टार्स नॉर्मली हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना जाता है। जैसे कि सन भी एक स्टार है, तो वो मोस्टली क्या है, उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम एक्चुअली होता है हाइड्रोजन ही। हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, आपका फ्यूजन होके हाइड्रोजन दो मोलिकुल्स अगर एड ऑन हो जाए तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हीलियम हो जाएगा ना। तो वही H2 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आपका हीलियम का होता है। तो यही है, बस इसको याद रखना। इसलिए और एक बात यहाँ पे याद रखो, ये जो हाइड्रोजन एंड हीलियम है ना, ये लाइटेस्ट एलिमेंट्स है। आप अगर एटॉमिक नंबर की भी बात बोलो तो हाइड्रोजन नंबर 1, हीलियम नंबर 2, तो क्या है, ये बहुत लाइटेस्ट एलिमेंट में गिना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन। अच्छा, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हमको मिल गया, कहाँ का, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट इन 1947। 1947 में फर्स्ट बजट पास हुआ था। बजट मतलब क्या, बजट मतलब हमारी गवर्नमेंट का लेखा जोखा, जो हम खर्चा करेंगे, कहाँ से हम पैसा उठाएंगे। जैसे घर में बजट नहीं होता, एक महीने के खर्चे के लिए हम पहले ही एक लिस्ट बना लेते हैं ना, आपके घर में भी मम्मी पापा करते होंगे, तो वैसे वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो ये जो बजट है, यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो 1947 वाला बजट है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट बजट आया था, वो किसने प्रेजेंट की थी। तो इसका आपका आंसर होगा क्या, कौन सा आंसर होगा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, आर.के. शनमुखम सेट्टी, और लास्ट में बोला है जॉन मथाई। सो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आर.के. शनमुखम सेट्टी, याद रखना। उसके बाद पूछा गया है हु इज द करेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीज आर, मतलब आप लोगों को ये सब, मतलब जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, एसबीआई का सीईओ है, ये सब बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के रट के जाना है, क्योंकि ऐसा फैक्ट वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ना पोजिशन वाइज। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, वी अनंथा नागेश्वरन, अनंत नेगी, पीयूष गंभीर, अमील हसन अली। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा जो हमारा वी अनंत नागेश्वरन जी है, वो आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होगा। तो नेक्स्ट इज योर इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड। अच्छा, बजट बहुत पढ़ रही हूँ। बजट एक्चुअली क्या होता है, जो लेखा जोखा होता है, हिसाब निकास होता है, वही हम बोलते हैं कि बजट है। पर अभी एक बात सुन लो, ये जो बजट होता है ना, ये बजट नॉर्मली कब आया, मतलब कितने ड्यूरेशंस के लिए होता है, 1 फाइनेंशियल ईयर। ये बात हमेशा याद रखना। इन केस ऑफ इंडिया 1 फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है, 1 अप्रैल से लेके कहाँ तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका क्या है, बजट है, मतलब बजट का ड्यूरेशन है। उस टाइम पे
गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेंगे, कहाँ पे पैसा खर्च करेंगे, उसका पूरा का पूरा प्रेडिक्शंस मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यूज वगैरह दे के मतलब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशंस बनाया जाता है, जिसको हम बजट बोलते हैं। ठीक है, बात करें अगर बजट की, वो बजट जो है टर्मिनोलॉजी, वो बजट एक्चुअली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहाँ पे बजट नाम से कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, वहाँ पे उसको बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको याद रखना, बजट करके रिप्रेजेंट नहीं करता है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बोला जाता है क्या, बजट को क्या बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बोला गया है पेपरलेस बजट कब से स्टार्ट हुई है। पेपरलेस मतलब लैपटॉप लेके जाते हैं बढ़िया से, हमारा जो अभी का फाइनेंस मिनिस्टर क्या है, निर्मला सीतारमन जी, वो ही प्रेजेंट करते हैं, है ना, पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट करते हैं। वो बढ़िया से किताब कॉपी ऐसे लेके नहीं जाते। पेपरलेस बोला है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज़ करेगा, मतलब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। तो वो आपका कब से स्टार्ट हुई है, तो इसमें से राइट आंसर इज 2021 से ये किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा हाँ, यहाँ पे पूछा गया है द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। सो मैंने जो पहले आप लोगों को बोल दिया उसी का ये क्वेश्चन फॉर्म में देख दिया गया है। अभी देखो, मैंने बोला था बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर इसको कौन सी आर्टिकल में रिप्रेजेंट किया जाता है, 112, इसको भी याद रख के जाना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, बजट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी कॉटन मिल्स इन इंडिया वेर मोस्टली लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ में से कौन से स्टेट मतलब एरिया में, स्टेट में मोस्टली कॉटन मिल पाया जाता था, असम, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा 19th सेंचुरी में। ठीक है, 19th सेंचुरी में नॉर्मली महाराष्ट्र वाला एरिया में, यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है, महाराष्ट्र वाला एरिया में पाया जाता था बहुत ज़्यादा कॉटन मिल्स उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम, अगेन बजट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू प्रेजेंट द यूनियन बजट। यूनियन बजट प्रेजेंट करने वाला पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, जवाहरलाल नेहरू, लाल कृष्ण आडवाणी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। सो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने फर्स्ट बजट प्रेजेंट की थी एज ए प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिनोट्स ऑफरिंग several प्रोडक्ट्स फॉर सेल एज वन कंबाइंड प्रोडक्ट। बहुत सारा प्रोडक्ट है, उसको कंबाइन करके बेच दिया गया है। अच्छा, कोई को अगर यहाँ पे कोई हमारा जो देखने वाला, वीडियोस देखने वाला कोई अगर मतलब लड़की हो तो पता होगा कि कोई मेकअप का सामान जो है ना, वो क्या करते हैं, बहुत सारा मेकअप का सामान साथ में जुड़ के मतलब कम प्राइस में बिक देते हैं। एक एप्लीकेशन है स्मीटन करके, ठीक है, जो यूज़ करता है, नहीं भी करते होंगे, मतलब ऐसा पाया जाता है कि आपको 2-4 ये वो मतलब फेस वॉश वगैरह है ना, तो फेस क्रीम, नाइट क्रीम, ये वो ऐड ऑन करके साथ में छोटा सा पैकेट बना के साथ में बिक देते हैं और बोलते हैं कि आप ना इसको जो जिसका प्राइस 500 रुपीज़ है, मैं आपको 250 रुपीज़ में दे रही हूँ। ऐसे मतलब सेल किया जाता है, नॉर्मली दिवाली के टाइम में किया जाता है, पूजा के टाइम में किया जाता है। सो यहाँ पे बोला गया है यही प्रोसेस को जब बहुत सारा प्रोडक्ट, इवन इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में भी ये होता है कि आपका बहुत सारा प्रोडक्ट साथ में जुड़ के सेल कर दिया जाता है ऑफर्स वगैरह चलाने के टाइम पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सिविल प्रोडक्ट्स जब साथ में कंबाइन करके सेल करते हैं तो इसको किस नाम से जाना जाता है, ये इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट बंडलिंग एंड डिफरेंशिएशन। तो क्या लगता है एडवर्टाइजमेंट होगा क्या, नहीं होगा? एडवर्टाइजमेंट कैसे हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट का एडवर्टाइज किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है ना। प्रोडक्ट मिक्स ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। इसका राइट आंसर एक्चुअली प्रोडक्ट बंडलिंग होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट बंडलिंग, साथ में ऐसे बंडल करके सेल किया जाता है, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ लैक ऑफ कंपटीशन। ऐसा कौन सा मार्केट फॉर्म है जहाँ पे कंपटीशंस का बहुत कम कंपटीशंस होता है? अच्छा, मैं एक बात बोलती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे शायद।
कि जब हम नूडल्स खरीदने जाते हैं ना मार्केट में, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं क्या कभी कि नूडल्स दे दो? हम क्या बोलते हैं? मैगी दे दो। एक्चुअली मैगी है क्या? प्रोडक्ट का नाम मैगी है क्या? नहीं है ना। प्रोडक्ट का नाम क्या है? नूडल्स है, पर उसका कंपनी का नाम मैगी है। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, हम इतना यूज टू हो चुके हैं ना मैगी के साथ कि हम ना हैबिचुअल हो चुके हैं कि मतलब नूडल्स मतलब मैगी है। तो ये होता है मोनोपोली, मतलब एक ही सामान को एक ही नाम से दुनिया भर जानते हैं लोग, कस्टमर जानते हैं, और साथ ही साथ उसी नाम से मतलब वो प्रोडक्ट बिकते भी है ना, और लोग प्रिफर भी करते हैं। हैबिचुअल हो गई मैगी खा के, है ना। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इतना ज़्यादा मत खाना, ठीक है। तो अभी बात ऐसी है कि ये जो सिचुएशंस है जहाँ पे आपका क्या होता है, मार्केट कंडीशंस में बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं है, एक प्रोडक्ट के लिए एक ही कंपनी है, वही बिक रहा है, ऐसे सिचुएशंस को क्या बोला जाता है? ये बोला गया है। तो मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशंस, मार्केटाइजेशंस। तो एक कंपनी, वन के साथ हम कौन सी वर्ड से जा सकते हैं? मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली, इसको हम क्या बोलते हैं? लैक ऑफ कंपटीशंस, मतलब कंपटीशंस नहीं है, मतलब एक ही कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब असर होगा मार्केट में, वही सेल करेगा, है ना। तो ये क्या हो जाता है? मोनोपोली। ओके, सो डेफिनेशंस की बात करें अगर मोनोपोली इज ए मार्केट स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेलर, सिंगल क्या है? सेलर है, और प्रोड्यूसर है। तो एक ही सेलर होगा, ये एक ही प्रोड्यूसर होगा, उस सिचुएशंस को हम मोनोपोली बोलते हैं। उसके बाद ओलिगोपोली में क्या बताया गया है कि जब क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, none of which can keep the others from having significant influence, मतलब थोड़ा बहुत एक प्रोडक्ट के लिए ना 2-4 कंपनी है, पर इतना कंपटीशन उसमें है नहीं, मतलब तुम अपना बेचो मैं अपना बेचती हूँ, वैसा वाला सिचुएशन जो होता है ना, उसको बोलता है क्या? ओलिगोपोली। उसके बाद है परफेक्ट कंपटीशंस, जो आपका रिलायंस, एयरटेल, है ना, इन सबों के बीच में होता है ना। रिलायंस का मतलब जियो, एयरटेल, हम कौन सा सिम मतलब कौन सा यूज़ करें, है ना, सब ऑफर ही ऑफर दे रहे हैं। अभी तो नहीं दे रहा है, पहले दिया करता था, वैसे वाला। मतलब मोबाइल फ़ोन में हम सैमसंग खरीदे या तो फिर माइक्रोमैक्स खरीदें, माइक्रोमैक्स तो नहीं खरीदेंगे, बट वीवो खरीदे, कौन सा खरीदे, तो वैसा वाला जो सिचुएशंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका परफेक्ट कंपटीशंस होता है। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या है कि मार्केट कंडीशंस में जो चीज़ें होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है डीलिंग इन द होमोजेनियस प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बायर्स भी होगा और बहुत ज़्यादा क्या होगा? सेलर्स भी होगा। याद रखना, बायर्स एंड सेलर्स बहुत ज़्यादा होगा। मार्केटाइजेशंस में क्या है? इसमें बोला गया है कि इट इज़ ए प्रोसेस दैट एनेबल स्टेट एंटरप्राइजेस टू ऑपरेट एज मार्केट ओरिएंटेड फर्म्स by changing the legal environment in which they operate। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटाइजेशन हो चीज़ों का, मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेटिंग मोटिव में काम करे, ऐसे वाला जो सिचुएशंस है उसको बोला जाता है आपका मार्केटाइजेशंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है which of the following is called the queen of Arabian Sea। अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वीन ऑफ अरेबिया से कौन सी एरिया को बोला जाता है? मुंबई, थिरुवनंतपुरम, कोची, सूरत। सो इसमें से राइट आंसर क्या होता है? कोची है। कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोला जाता है। रीजन बीइंग इट वाज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी से, जब से मतलब फॉरेनर जब से इंडिया में आना स्टार्ट किया है, तभी से क्या हो गया है कि ये एकदम इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर आपका बन चुका था, इसलिए इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोला जाता है। ऑक्युपाइड बाय द पोर्टुगीज एम्पायर इन 1503, कोची वॉज द फर्स्ट ऑफ द यूरोपियन कॉलोनीज इन द कॉलोनियल इंडिया। तो एक फर्स्ट मतलब जो यूरोपियन ने हमारे यहाँ पे फर्स्ट कॉलोनी बनाया था, तो उसमें से एक ये कोची वाला एरिया भी होते हैं। तो ये देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू नो यारलुंग सांगपू बेटर। सो यारलुंग सांगपू को, ये जो है
इसको कौन सी नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, सतलुज। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर। बात करें अगर ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र क्या ऐसा है क्या नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट हुई है, असम में स्टार्ट हुई है? ऐसा तो नहीं है ना, ये कहाँ पे स्टार्ट हुई है? तिब्बत में, फ्रॉम द सेमायांगडुंग ग्लेशियर जो है इससे स्टार्ट हुई है, और ऐसे यारलुंग सांगपू होके, मतलब तिब्बत एरिया में उसको बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत एरिया में बोला जाता है यारलुंग सांगपू, एंड देन वो धीरे से आते हैं अरुणाचल में आते हैं, अरुणाचल में इसका नाम हो जाता है आपका लोहित करके, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र नाम लेके असम में, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। फिर बढ़िया से ऐसे जाएगा, जाके आपका बांग्लादेश एंट्री करता है। बांग्लादेश में पद्मा मतलब तीस्ता रिवर के साथ मिलके इसका नाम हो जाता है जमुना, एंड देन इट इज फॉल डायरेक्टली इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो ये इसका सिस्टम है, रिवर सिस्टम है। आप लोगों ने ये बेसिक रिवर सिस्टम ने पढ़ा होगा। तो यारलुंग सांगपू का याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है, तिब्बत में यारलुंग सांगपू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज एट, कहाँ पे नासा का हेडक्वार्टर है? नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या है? वाशिंगटन में इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी? एक कंसेप्ट है ना, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर एंड ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। मैंने बहुत बार आप लोगों के यहाँ जो फ्री क्लासेस होते हैं ना, वहाँ पे भी मैंने पढ़ाया है। कुछ रिवर वेस्टर्न डायरेक्शंस में जाते हैं, कुछ रिवर ईस्टर्न डायरेक्शंस में जाते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर क्या होता है इंडिया में? ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर होता है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, देन आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब क्या है ईस्टर्न डायरेक्शंस में ज़्यादा फ्लो करता है। क्यों? रीजन भी स्लोपी है। ईस्टर्न डायरेक्शंस में क्या है? स्लोप ज़्यादा है इंडिया का, तो इसलिए ईस्टर्न में फ्लो करता है। यहाँ पे पूछा है वेस्टर्न डायरेक्शन, वेस्टर्न तो नहीं बोला, यहाँ पे पूछा है कि डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। अरेबियन सी में फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब इस तरफ नहीं कर रहा है, इस तरफ फ्लो करने वाले को हम क्या बोलेंगे? वेस्टर्न फ्लोइंग बोलेंगे। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा ऑफकोर्स वेस्टर्न फ्लोइंग है, तो अरेबियन में पड़ेगा। तापी अरेबियन सी में उसका एंट्री मतलब एड ऑन होगा। उसके बाद पेरियर होगा, महानदी इसमें। सो राइट आंसर पूछा गया है क्या? नहीं, रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महानदी। महानदी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये कहाँ पे पड़ते हैं? बे ऑफ बंगाल में ये जाके मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड? सो ओजोन लेयर का प्रिजर्वेशंस के लिए जो डे सेलिब्रेट किया जाता है उसका डेट कौन सा है? सितंबर 16, जुलाई 4, जनवरी 23, मई 1। सो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? 16 सितंबर। और ये डिक्लेयर किया गया था 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने क्या किया था? इसको डिक्लेयर किया गया था, मतलब इसको डिक्लेयर किया था 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की प्रिजर्वेशन के लिए ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क सिचुएटेड? वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ये पूछा गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, असम। सो इसमें से राइट आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा हॉटेस्ट प्लेनेट है? वेनस, यूरेनस, अर्थ, जुपिटर। सो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? वेनस। यस, हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर बात करें वेनस की, तो इसका टेम्परेचर आपका हो गया 462 डिग्री सेल्सियस। आप देखो तो कितना टेम्परेचर है इसका। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है इट हैज़ एन एक्सट्रीमली डेंस एटमोसफियर दैट ट्रैप्स हीट क्रिएटिंग ए रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा डेंस है कि वो क्या होता है, जो रिफ्लेक्शंस होता है, लाइट मतलब सनलाइट पड़ के जो रिफ्लेक्ट होके जाता है ना, वो ट्रैप कर लेते हैं, जो एयर पार्टिकल्स है वो ट्रैप कर लेते हैं, और इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्लैनेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी इन आवर सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? सैटर्न, यूरेनस, अर्थ, जुपिटर। सो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? डेंसिटी आपका अगर बोले तो इसका अर्थ होगा राइट आंसर। अर्थ का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में लॉन्गेस्ट डे किसका है? अर्थ, वेनस, मार्स, नेपच्यून। सो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा आपका? वेनस का लॉन्गर
मतलब देखो यहाँ पे बोला है लॉन्गेस्ट डे, इसका डे टाइम अगर अर्थ के हिसाब से बोले, अर्थ में कितना होता है कि 24 आवर्स में एक रोटेशन होता है ना, तो इसका वो वाला रोटेशंस अर्थ की एंगल से बताए तो दैट्स 243 अर्थ डेज टू रोटेट वंस, मतलब एक दिन उसका अर्थ की इक्विवेलेंट देखे तो 243 अर्थ डे होता है। सो इतना टाइम लगता है अपनी ओन एक्सिस में रोटेट करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, हाँ यही है कि जो मतलब वो सन की ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए कम टाइम लेता है, पर अपने ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए 240 डेज, सन की ऑर्बिट में 224.7 अर्थ डे लेता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सन, सन का मेन कंपोनेंट क्या है, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे कि स्टार्स को हाइड्रोजन एंड हीलियम मेनली कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज ऑफन रेफर्ड एज अर्थ का ट्विन करके किसको बोला जाता है, मार्स, वेनस, मर्क्यूरी, नेपच्यून। सो इसमें से राइट आंसर क्या होता है, वेनस को अर्थ का ट्विन बोला जाता है, रीजन बीइंग साइज और शेप में, मास में, कंपोजिशंस में सेम है, तो इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1955 दिस वाज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया अगेन, 1955 में कौन सी बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से चेंज कर दिया गया है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो आज का स्टेट बैंक SBI है वो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, 1955 में नाम चेंज कर दिया गया। हवा महल in Jaipur is constructed using which of the following rock? So white and green marble, granite, red and pink sandstone and normal rock. So ये इसका राइट आंसर होगा। आप अगर डायग्राम ही देख लो बढ़िया से याद ही रह जाएगा, ये रेड पिंक कलर का है, तो रेड पिंक सैंडस्टोन जो है इसमें यूज किया गया था। उसके बाद वर्ल्ड वेटलैंड डेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10 फरवरी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना। तो ये आपका कौन सा वाला डेट हो जाएगा, 2 फरवरी के दिन में ये सेलिब्रेट किया जाता है, 2 फरवरी। इस बार 2024 का थीम क्या था, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स। सो ये थीम भी 2024 का याद रख लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये जो हमने एक सीरीज़ में क्लासेस ले रही हूँ, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा, प्रैक्टिस भी अच्छे से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।